हेलो बच्चों, जैसा कि हम 16 महाजनपद ले रहे हैं और उसमें हमने पहला अंक किया। अंक जिसकी राजधानी चंपा थी, दूसरा मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी ये थी। और तीसरा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी बनारस थी और जो वरुणा तथा सी नदियों के संगम पर बसा हुआ था। चौथा कौशल जिसकी दो राजधानियां थी, एक थी श्रावस्ती और दूसरी कुशावती। पांचवा वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी और यह एक गणराज्य था। छठा मल भी एक गणराज्य था और जिसकी दो राजधानियां थी। यह वज्जी संघ के अलावा दूसरा गणतांत्रिक राज्य था। दो शाखाएं कौन कौन सी थी इसकी? कुशीनगर। मल की दो शाखाएं थी, कुशीनगर और दूसरा पावापुरी, जो कि हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोज पावा में ही किया था। सातवां चेदी जो कि बुंदेलखंड तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश वाले इलाके में जाना जाता है और उसकी राजधानी शक्तिमती थी और ये नगर केन नदी के तट पर ही स्थित था। आठवां जो कि वत्स राज्य था और जिसकी राजधानी अवंती के उत्तर पूर्व की तटवर्ती भूमि इस जनपद में सम्मिलित थी। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी। ये अवंती के उत्तर पूर्व की तटवर्ती भूमि में के जनपद में सम्मिलित था, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के 30 मील दूरी पर था। अब हम आते हैं बच्चों नवा, जो कि कुरु। यह जनपद यमुना के तट पर दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में विस्तृत था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी इसकी राजधानी? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर इस राज्य का अन्य विख्यात नगर था और पाली ग्रंथों के अनुसार यहाँ के शासक युधिष्ठिर गोत्र के थे और यह जनपद अपने आचार व शील के लिए विख्यात था। महात्मा बुद्ध के समय ही कौरव्य नाम का राजा राज्य करता था, परंतु बुद्ध के समय तक ये अपना पुरातन गौरव खो चुका था। आरंभ में राजतंत्रात्मक अवस्था थी, परंतु कालांतर में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। 10वां पंचाल। यह नगर समस्त रुहेलखंड व गंगा यमुना के दोआब के पूर्वी भाग में स्थित था। यह चंबल नदी तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में यह दो भागों में विभक्त था। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। दो भागों में उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और जो दक्षिण पांचाल है उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। इन दोनों राज्यों में दक्षिण पांचाल अधिक शक्तिशाली था, अतः उत्तरी पंचाल पर अधिकार करने का दक्षिण पंचाल अधिक इच्छुक था। अतः उत्तरी ब्रह्मदत्त इस वंश का प्रतापी शासक था और उत्तराध्यान में ब्रह्मदत्त को पृथ्वी का एक महान शासक कहा गया। द्रौपदी भी इस राज्य की पुत्री थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय से प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। देन आते हैं हम 11वां मत्स्य। इस जनपद की सीमा बहुत विस्तृत थी। इसमें आधुनिक जयपुर, भरतपुर तथा अलवर राज्य सम्मिलित थे और इस राज्य की राजधानी विराटनगर बेराट थी। सर्वप्रथम ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्यों का उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में मत्स्यों की ज्ञान गरिमा और बौद्धिक उत्कर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कनिंगम ने भी इसकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बेराट बताया है। बहुत साहित्य में इस जनपद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु महाभारत में राजा साहस का वर्णन है, जैसे कि चैदी तथा मत्स्य का राजा माना गया है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष यहीं पूरा किया था और कालांतर में यह भी मगध राज्य का बन गया था। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? मत्स्य की विराटनगर। 12वां आता है आपका शूरसेन। शूरसेन यह जनपद कुरु जनपद के दक्षिण और चेदी के पश्चिमोत्तर में स्थित था। कुरु जनपद के दक्षिण में था और चेदी के पश्चिम में। शूरसेन जनपद प्राय वर्तमान ब्रजमंडल के समान था और इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ पर पहले यदुवंशी अंधक वृष्णियों का गणराज्य था। यादव वंश के कुनिंद नामक राजा ने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। वे सात्वतों की शाखा के थे। महाभारत के समय मथुरा नदी का बड़ा महत्व था। यादव वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण ने यहाँ ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त की थी। बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित अवंती पुत्र इसी जनपद का राजा माना जाता है। इससे भास होता है कि शूरसेन और अवंती में वैवाहिक संबंध था और इस राज्य को महात्मा बुद्ध का समकालीन बताया जाता है और कुछ कहते हैं कि यहाँ का राजा उनका अनुयायी भी हो गया था। पहले ये एक गणराज्य था और बुद्ध के समय में ये राजतंत्र में परिणत हो गया। शूरसेन के प्रशासनिक व्यवस्था तथा समृद्धि का वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध है।
13th, अवंती। महात्मा बुद्ध के पूर्व से ही अवंती का गौरव बना हुआ था और यह जनपद वर्तमान मालवा क्षेत्र में स्थित था। यह भी 2 भागों में विभक्त था। उज्जैनी इसमें उत्तरी भाग की राजधानी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। दोनों राजधानियां संस्कृति व धार्मिक दृष्टिकोण की से प्राचीन भारत में अति उल्लेखनीय थी और महिष्मती नर्मदा के तट पर स्थित थी तथा वह आधुनिक मानधाता नगर के स्थान पर थी। प्राचीन काल में है तथा इससे पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय राजा राज्य करते थे। अतः अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और बुद्ध के समय अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और चंड प्रद्योत के आचार्यों ने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चौथा, गांधार। यह जनपद भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित था और इसमें अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, सीमांत प्रदेश तथा पश्चिमी पंजाब के अधिकांश भाग सम्मिलित थे। कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला उस समय विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ दूर दूर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पुष्कर सारीन राजा राज्य करता था और उसी ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को परास्त किया था। 15वां, कंबोज। इसमें कश्मीर का उत्तरी छोर, कंधार के उत्तर का प्रदेश, पामीर तथा बदख्शां सम्मिलित थे और इसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। इस जनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में गांधार के साथ हुआ। इससे स्पष्ट है कि गांधार तथा कंबोज दोनों समकालीन और निकटवर्ती राज्य थे। द्वारिका इस राज्य की दूसरी प्रमुख नगरी थी। चंद्रवर्मन और सुदक्षिण इसके 2 उल्लेखनीय राजा थे। महाभारत काल में यहाँ राजतंत्र था परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। अब हम आते हैं अंतिम लास्ट महाजनपद अश्मक। यह राज्य गोदावरी नदी के आसपास स्थित था और इसकी राजधानी पौदन्य वर्तमान पोतन थी। यह जनपद उस युग में भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और उसका दूसरा नाम अस्सक भी था। जातकों से पता चलता है कि किसी समय काशी जनपद के अधीन था और इसके राजा प्रवर अरुण तथा उसके मंत्री नंदी सेन का उल्लेख हमें चुल कलिंग जातक में मिलता है। पुराणों के अनुसार यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे और जातक कथाओं में यहाँ के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसका संघर्ष अवंती के राज्य से चला आया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप इसे कालांतर में अवंती राज्य के अधीन होना पड़ा, परंतु यहाँ के नरेश ने कलिंग पर विजय अवश्य प्राप्त कर ली थी। उपर्युक्त जनपदों के अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अन्य राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। यह महात्मा बुद्ध के समय गण राज्य थे। कौन कौन से थे? उनमें कुछ राज्य निम्न है: कपिलवस्तु के शाखे, सुनस्मार गिरी के भग्य, रामगाम का कौलिये, पावा के मल, मिथिला के विधे, कुशीनारा के मल, अलकप के बुली, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विधे और वैशाली के लिच्छवी। उपरोक्त जनपदों की नामावली देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 16 जनपदों के अलावा अन्य जनपद भी थे। वे क्षेत्रफल में छोटे तथा शक्ति से निर्बल थे। उपरोक्त 16 जनपदों में साम्राज्यवाद की भावना दिन पर दिन प्रबल होती जा रही थी और वे अपने पड़ोसी निर्बल व छोटे राज्यों को परास्त कर अपने में विलीन करते जा रहे थे। ये उपरोक्त राज्य अपना अस्तित्व बनाए रखने को तो उत्सुक थे, परंतु पड़ोसी महाजनपदों के प्रभाव में वे उनमें विलीन हो रहे थे या उनके अधीन हो रहे थे। इस प्रकार विकेंद्रीय सरकार केंद्रीकृत हो रही थी, परंतु फिर भी देश में राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्य बने रहे। महाजनपदों की साम्राज्यवादी शुद्धा प्रबल हो रही थी और इस कारण छोटे व निर्बल अपने पड़ोसी साम्राज्यवादी जनपदों के ग्रास बनते जा रहे थे। इसका परिणाम यह निकला कि जो 4 महाशक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। 4 महाशक्ति महाजनपद कौन कौन से थे? वे थे अवंती, दूसरा कौशल, तीसरा मगध, चौथा वत्स और बस ये 4 अवंती, कौशल, मगध और वत्स। इस प्रकार सत्ता का संघीकरण महात्मा बुद्ध के जीवन में प्रारंभ हो गया था। तो देखा बच्चों, ये हमने 16 महाजनपद किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ढंग से पढ़ना और उसकी राजधानी को भी साथ में याद करना। अब वर्तमान में कहाँ स्थित है इस पर भी थोड़ा सा नॉलेज रखना, ठीक है? ओके।